बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। एक ऐसी क्लोज सरफेस जिसके अंदर एक चार्ज बंद है, इनक्लोज मीन बंद पड़ा है चार्ज, उसमें उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में से निकलता है वो हमने फाइंड करना है। तो वो कहता है कि फ़र्ज़ करें एक क्लोज सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ सफ़ेयर, और इस सरफेस का जो रेडियस है, रेडियस कहते हैं सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला, आउटर बाउंड्री तक का फासला, वो आर है। और इस क्लोज सफेरिकल सरफेस के अंदर एक चार्ज क्यू पड़ा है। हम इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर मसला ये है कि ये जो सफ़ेयर है, इस सफ़ेयर की सरफेस कर्व है, यानी इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो यूनिफॉर्म नहीं है, कर्व है। अब इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी किसी भी कर्व सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करना पड़े तो हम उस फ्लक्स, उस सरफेस के छोटे छोटे पैचेस कर लेते हैं और हर पैच का अलहदा अलहदा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं और सारे पैचेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई सरफेस कर्व हो तो हम उसके छोटे छोटे पैच बनाते हैं, हर पैच में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करते हैं, सारे पैचेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। तो यही हमने यहाँ पर किया। तो हमने लिखा टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, surface area of the sphere is divided into n small patches with areas of magnitude del A1, del A2, del A3 up to so on del AN। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमने इस कर्व सफेयर को, सफेयर होती है उसकी सरफेस जो है वो कर्व होती है, तो हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ये पिंक कलर में शो किए हैं। हर टुकड़े का, पहले टुकड़े का एरिया डेल A1 है, दूसरे टुकड़े के एरिया की मैग्नीट्यूड डेल A2 है, तीसरे टुकड़े के एरिया की मैग्नीट्यूड डेल A3 है, अप टू सो ऑन। हमने n टुकड़े कर दिए। मैंने सारे के सारे टुकड़े यहाँ पर दिखाए नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 4 टुकड़े दिखाए हैं। सो ऑन करके मैंने बता दिया कि इसी तरह सारे टुकड़े इस मिल के जो है ये पूरी सफ़ेयर को बना रहे हैं। टेक्स्ट बुक ने तो सिर्फ एक टुकड़ा यहाँ पर शो किया है, हमने थोड़ा ज़्यादा उसको डिटेल में समझने के लिए इसके ज़्यादा पैचेस यहाँ पर शो किए हैं। तो स्टूडेंट्स, इन में हर कलर, हर टुकड़े का एरिया जो है, सरफेस एरिया, वो डेल A1, ये डेल A2, ये डेल A3, ये डेल AN। और इनमें से जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया क्या होता है, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो ये मैंने स्काई ब्लू कलर में वेक्टर एरिया को शो किया। इसका वेक्टर एरिया डेल A1 है, दूसरे वाले का वेक्टर एरिया डेल A2 है, और तीसरे वाले का वेक्टर एरिया डेल A3 है, और nth पैच का जो वेक्टर एरिया है डेल AN है। वेक्टर एरिया कल हमने पढ़ा था, कल के लेक्चर में, ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर हो और जिसकी डायरेक्शन उस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल हो। कल का लेक्चर आपने जो है वो सुना होगा, वो ज़रूरी है इसको समझने के लिए। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n ईच पैच वुड बी फ्लैट। जब हम ज़्यादा टुकड़े करेंगे तो ये टुकड़े जो है वो फ्लैट होंगे, हमवार होंगे, और अगर बड़े बड़े टुकड़े करेंगे तो फिर वो टुकड़े कर्व होंगे। तो अगर ज़्यादा टुकड़ों की तादाद बढ़ा देंगे तो एक एक टुकड़ा, ये पिंक कलर में जो टुकड़े मैंने शो किए हैं, पैचेस शो किए हैं, तो टुकड़े का साइज कम हो जाएगा। जितना छोटा टुकड़ा होगा, जितना छोटा पैच होगा, उतना वो ज़्यादा हमवार, फ्लैट, सीधा होगा। बड़े टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े लेंगे तो वो फ्लैट हो जाएंगे। आप यही समझ लें, जिस तरह फुटबॉल नहीं होता, छोटे छोटे पैचेस से मिलके जो है वो बनता है, तो हमने भी ऐसे ही फुटबॉल से भी छोटे छोटे पैचेस इसके जो है, इसके सरफेस एरिया पे हमने ले लिए और उनकी तादाद ज़्यादा रखी ताकि ये पैचेस छोटे भी हों और फ्लैट भी हों, हमवार भी हों। अच्छा, फ्लैट क्यों होने चाहिए, कर्व क्यों नहीं होने चाहिए? फ्लैट इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि अगर कर्व पैचेस होंगे तो एक साइड पे वेक्टर एरिया एक तरफ ड्रॉ होगा। जिस तरह फर्ज करें मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा एक पैच ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस साइड पे वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरफ है,
इस साइड पे वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ है। अब एक ही टुकड़े पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम नहीं आएगी, तो इसलिए हम छोटे टुकड़े करते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा कर देते हैं, ताकि उस एक छोटे टुकड़े पे अगर हम वेक्टर एरिया को ड्रॉ करें, उस टुकड़े के किसी भी हिस्से पे वेक्टर एरिया को ड्रॉ करें तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम रहे, वो चेंज ना हो। अच्छा, अब इन सरफेस एरियाज जो पिंक कलर में मैंने शो किए हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज हैं del A1, del A2, del A3 अप टू सो ऑन del AN। ये मैंने लिख दिया, द कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज आर del A1, del A2, del A3 अप टू सो ऑन del AN। अब हम पहले टुकड़े में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पैच, phi1 कह दिया उसका नाम। तो फ्लक्स का कल फॉर्मूला पढ़ा था E डॉट A, आज हम लिख रहे हैं E1 डॉट डेल A1। डेल क्यों लगा रहे हैं? डेल दो तरह से जो है वो शो करता है, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, डेल चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है और डेल स्मॉल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, यहाँ पर डेल्टा A1 जो है ये स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमने लिखा E1 इस पैच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डेल A1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इसका कोरिस्पॉन्डिंग वेक्टर एरिया। कल फॉर्मूला फ्लक्स का ये पढ़ा था, वो हमने अप्लाई कर दिया। डॉट प्रोडक्ट को खोलें तो कॉस थीटा आ जाता है। यहाँ पर थीटा 0 क्यों लिखा? आप देखें ये स्काई ब्लू कलर का वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती हैं, इधर भी निकल रही हैं, इधर भी निकल रही हैं, इधर भी निकल रही हैं, इस साइड पे भी निकल रही हैं, इस साइड पे भी निकल रही हैं। हमने चंद एक ड्रॉ की हैं, इस साइड पे भी निकल रही हैं, तो आउटवर्ड होती हैं। तो चूंकि E1 और डेल A1 दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 आ जाएगा। cos 0 के ऊपर 1 होता है, तो हमने लिखा E1 डेल A1 इंटू 1, cos 0 की वैल्यू लिख दी और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया E1 डेल A1। फिर उसके बाद हमने सेकेंड पैच का फ्लक्स लिया, बिल्कुल इसी तरह वो आ गया phi2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल A2। एंगल यहाँ पर भी 0 है। कैसे 0 है ये देख लें, E2 और डेल A2 सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए एंगल 0 होगा। एंगल 0 पुट किया, cos 0 के ऊपर 1 होता है, वो 1 लिख दिया, E2 डेल A2 हमारे पास आ गया। फिर इसी तरह तीसरे टुकड़े का हमने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड पैच phi3 वो बराबर आ गया E3 डॉट डेल A3। डॉट को खत्म किया, cos थीटा आ गया। थीटा 0 क्यों लिखा? क्योंकि हर टुकड़े में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल हर जगह पर 0 बन रहा है। तो cos 0 पे 1 होता है, तो E3 डेल A3 सिंपल आ गया हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होकर। सिमिलरली nth पैच में लिखा En डॉट डेल AN, डॉट को एक्सपेंड किया तो cos थीटा आया। थीटा 0 इसलिए लिखा क्योंकि En और डेल AN दोनों सेम डायरेक्शन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें ये वाला En और ये डेल AN दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने एंगल 0 पुट कर दिया। अब जब एंगल 0 पुट किया, cos 0 पे 1 होता है, तो हमारे पास आ गया En डेल AN इंटू 1, तो यही आ गया। अब सारे फ्लक्स को फाइंड करने के लिए सारे टुकड़ों के फ्लक्सेस को हमने जमा कर लिया। अब phi वैसे ही लिखा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। phi1 की वैल्यू ऊपर हम लिख कर आए हैं E1 डेल A1 है, phi2 की वैल्यू E2 डेल A2, phi3 की वैल्यू हमने लिखी E3 डेल A3, वो लिख दी यहाँ पर। phi n की वैल्यू En डेल AN, वो यहाँ पर लिख दी। हमने कहा एज ऑल पैचेस आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट फर्स्ट पैच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेकेंड पैच which is equal to electric field intensity at third patch. It means कि सारे पैचेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सेम। क्यों सेम है मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये सेंटर पे पड़ा है चार्ज और ये सारे टुकड़े जो है इसकी बाउंड्री के ऊपर है, इसकी सरफेस के ऊपर है। इन सारे टुकड़ों का सेंटर से फासला सेम है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस टुकड़े में पहुंचेगी उतनी इधर होगी, उतनी इधर होगी, उतनी इधर होगी, क्योंकि सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, आर पे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लिख दिया कि वो सेम है। तो ये हमने यहाँ पर ये शो कर दिया कि E1 मैग्नीट्यूड बराबर होगी E2 के बराबर है E3 के सो ऑन। सारी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन नहीं सेम लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखी जाती है और मैग्नीट्यूड ऐसे मॉडुलस में भी लिखी जाती है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, मैंने और करके ऐसे भी लिख दिया। आपकी टेक्स्ट बुक में ना ऐसे लिखा है ना ऐसे लिखा है,
तो उसमें कैसे लिखा है, उसमें E1 को बोल्ड किया और साथ में मॉडुलस लगाया हुआ। तो आपको पता है वेक्टर को शो करने का तरीका ये भी है, ऊपर तीर का निशान लगा दें या फिर उसको बोल्ड करके लिख दें। तो बहरहाल हमने कहा सारी जगह पर सारे टुकड़ों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, E कह दिया। तो हमने क्या किया, अब हमने इस इक्वेशन में E1 की जगह पर भी E लिखा, E2 की जगह पर भी E लिखा, E3 की जगह पर भी E लिखा, En की जगह पर भी E लिखा। तो देखें ये मैंने लिख दिया, सबकी जगह पर E, इधर भी E, इधर भी E और इसके साथ भी E कॉमन ले लिया। डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू सो ऑन डेल AN। अब हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये हमने शुरू में सेकंड लेक्चर में पढ़ा था ये फॉर्मूला। और ये सारे टुकड़ों का एरिया जमा करें तो हमारे पास पूरी सफ़ेयर का एरिया आ जाता है। हमने कहा सारे टुकड़ों के एरिया को जमा किया, सम किया तो सफ़ेयर का एरिया आ गया। और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सफ़ेयर के एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब E की जगह पर ये वाली वैल्यू और एरिया की जगह पर ये सारी ब्रैकेट वाली जगह पर हम 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो अगले स्टेप में हमने यही किया, फाई वैसे लिखा, E की जगह पर लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये देखें, ये इस E की, चले मैं इसको थोड़ा सा ये देखिएगा। अब इस E की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख दी, ये लिखी यहाँ पर ये वाली वैल्यू, और ये ब्रैकेट वाली सारी जगह पर हमने क्या लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये लिख दिया इधर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये नीचे वाला आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ Q बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इस इक्वेशन की बेस पे हमने कहा दिस इक्वेशन शोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। चार्ज इनक्लोज का मतलब जो चार्ज सरफेस के अंदर बंद पड़ा है, और दूसरी चीज एप्सिलॉन नॉट मीडियम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने कहा नेचर ऑफ द मीडियम इस पर डिपेंड करता है। और फिर हमने कहा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस सफ़ेयर की फॉर्म में है, वो बॉक्स की फॉर्म में है, वो मैंगो की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, उस पर डिपेंड नहीं करता। कैसे समझाने के लिए बुक ने ये सफ़ेयर को एक और क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया, मैंगो टाइप, मैंगो की शेप की। आजकल वैसे भी मैंगो का सीजन है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी इस सफ़ेयर में से गुजर रही हैं, कितनी गुजर रही हैं देखें, 1 2 3 4 5 6, उतनी इस सरफेस में से गुजर रही हैं, ये मैंगो शेप की सरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना सफ़ेयर में है उतना ही सरफेस एस में है। तो इस बुनियाद पे आपकी टेक्स्ट बुक में कहता है कि सफ़ेयर की शेप जैसे मर्जी हो, चाहे सफ़ेरिकल हो चाहे इस तरह की हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सफ़ेयर जो क्लोज सरफेस है उसकी शेप, उसकी शक्ल पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस और नेचर ऑफ द मीडियम, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक MCQ है, अगर एक क्लोज सरफेस में एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो तो फिर फ्लक्स कितना होगा, फिर फ्लक्स 0 हो जाएगा। वजह उसकी बड़ा अहम MCQ बोर्ड में रिपीट होता रहता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखेंगे प्लस Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस करके अगर यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी पड़ा है उतनी ही मिकदार का, तो नेगेटिव चार्ज के लिए लिखेंगे माइनस Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। प्लस का Q ओवर एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव का Q ओवर एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो समटाइम ऐसे पूछता है अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट विल बी, तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स नेगेटिव, क्योंकि चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फ्लक्स की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, गाज़िस लॉ। ये जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भावलपुर बोर्ड में बन के आया हुआ है, और आप लोग जो है वो स्टूडेंट साथ साथ तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि अगर साथ साथ तैयारी करेंगे तो फिर आपकी इंशाल्लाह तैयारी होती रहेगी और आपके लिए बेहतर भी रहेगा। ख़ुद लिखें, लिखिए उसको खुद चेक कर लें। वो आपने सुना होगा ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। मे भी इसमें शेर में थोड़ा बहुत मैं गड़बड़ कर गया हूँ, उर्दू वाला से माजरत, लेकिन आप
खुद चेक करें। जितनी गलतियों का हमें खुद अपनी गलतियों का पता होता है ना कि ये मैं गलती कर रहा हूँ, तो उतनी कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो इसलिए अब चूंकि अब आप लोगों की क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही, तो अब आप लोग लेक्चर जो रिसीव कर रहे हैं तो कोशिश करें लेक्चर के साथ साथ उसको प्रिपेयर करें, लिख के ज़रूर देखें, अपनी मिस्टेक्स निकालें। अगर आप अपनी गलतियां निकालने वाले बन गए, उनको सही करने वाले बन गए, तो फिर आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत इंशाल्लाह रोक नहीं सकती। अल्लाह हाफ़िज़।